हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम आपको बताए थे पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। आज आप हेडिंग लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। ठीक है, आज क्या हेडिंग लगाना है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो इसमें हम दो प्रकार के मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे वेक्टर का। पहला पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो आप हेडिंग लगा लिए हैं तो ध्यान से सुनिएगा, हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो हम दो प्रकार के मल्टीप्लिकेशन को पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। और यहाँ पे पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। यहाँ पे देखिए डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे ना, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए ये डॉट सिर्फ यूज करेंगे, और यहाँ पे जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्रॉस यूज करेंगे। ठीक है, ये नाम क्यों फेमस है और इसका ये नाम क्यों फेमस है? तो जब दो वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे तब जो उसका रिजल्ट हमें मिलेगा वो एक स्केलर होता है, इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ये क्यों बोला गया है? तो ये रिजल्ट के बेसिस पे कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसका रिजल्ट क्या होगा? स्केलर होगा। और ये क्यों बोला जाता है? तो ये भी रिजल्ट के बेसिस पे। समझ गए कि दो वेक्टर का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कैसा मल्टीप्लिकेशन? क्रॉस। तो दो वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट हम लेंगे तो उसका रिजल्ट क्या हमें मिलेगा? वेक्टर मिलेगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। और देखिए डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको बता दिए कि सिंबल के तौर पे हम जब उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डॉट यूज करेंगे और यहाँ पे क्रॉस यूज करते हैं। ठीक है, इस तरीके से जैसे मान लीजिए कि दो वेक्टर आप ले रहे हैं, एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, इसका आप डॉट ले रहे हैं तो इसको ऐसे लिखेंगे ए डॉट बी। मतलब दो वेक्टर को हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसको कैसे रीड करेंगे? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, वहीं पे इसको कैसे रीड करेंगे? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। क्या पढ़ेंगे? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। समझ गए? तो यहाँ तक आप नोट करिए, बाकी आगे किस चीज़ को हम बाद में बताएंगे। आप अगर नोट कर लिए हैं तो हम इसको मिटा देते हैं। अब देखिए दोनों को एक साथ पढ़ना तो मतलब बिजी नहीं होगा, इसीलिए बारी बारी से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डॉट प्रोडक्ट सीखते हैं। क्या सीखते हैं? डॉट प्रोडक्ट। और इसको क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, अभी आपको बताया कि दो वेक्टर का जब हम डॉट लेते हैं तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, रीड करेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब इसका जो रिजल्ट हमें मिलेगा, इसका जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो एक स्केलर होगा। क्या होगा? एक स्केलर होता है, इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। और इसको रीड करेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, अब इसका जो एप्लीकेशन है वो कहाँ कहाँ होता है? तो इसका एप्लीकेशन होगा जैसे वर्क हम फाइंड करते हैं। क्या? अगर इसका हम एग्जांपल की बात करें तो ये डॉट प्रोडक्ट कहाँ कहाँ यूज होगा? तो ये वर्क फाइंड करने में
वर्क इज इक्वल टू लिखते हैं फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वैसे ही पावर, पावर जब फाइंड करते हैं तो लिखते हैं फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर। फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, पावर। पावर जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, वर्क भी क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। इसीलिए बोला गया है ना, ये जो इसका जो रिजल्ट होता है वो हमें क्या मिलता है, डॉट का रिजल्ट हमें स्केलर मिलता है। इसीलिए यहाँ पे देखिए दो वेक्टर का हमने क्या किया है, डॉट प्रोडक्ट लिया है और इसका रिजल्ट क्या मिला है, हमें वर्क मिला है। और वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होता है, वैसे ही पावर भी स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, आप क्लास 12th में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू करंट डेंसिटी इन डॉट सॉरी एरिया वेक्टर। करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक करंट मिल जाता है। इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट का इन सब चीज़ों को फाइंड करने में इसका एप्लीकेशन होता है। समझ गए, इन फिजिकल क्वांटिटी को फाइंड करने में इसका हम लोग एप्लीकेशन करते हैं। अब देखिए कि ए डॉट बी का वैल्यू कितना होता है। ठीक है, इसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, तो हमने लिखा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। मान लीजिए ये गिवन है, वेक्टर ए ऐसे है और वेक्टर बी ऐसे है। वेक्टर ए ऐसे और वेक्टर बी ऐसे है, ये दोनों के बीच का जो ये छोटा वाला एंगल है वो थीटा है, थीटा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 माइनस थीटा होगा। तो ए डॉट बी का जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा ए बी कॉस थीटा। क्या होगा, ए बी कॉस थीटा। इस रिजल्ट को आपको याद रखना है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लीजिएगा तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, तो थीटा है एंगल बिटवीन बी, डब्ल्यू मतलब एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि थीटा स्मॉलर एंगल होता है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर आपको बताए ही थे कि जो दो वेक्टर के बीच में दो एंगल बनेगा, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला एंगल, जो छोटा वाला एंगल होगा वही एंगल बिटवीन टू वेक्टर कहलाएगा। तो यहाँ पे ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, नोट ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे राइट साइड में देखिए कंप्लीट ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये मैग्नीट्यूड और ये भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू देगा। तो ये क्या है, इसका जो रिजल्ट है वो एक स्केलर है, जो कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं। तो ये आप याद रखिएगा, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हो जाता है दोनों का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, जहाँ थीटा होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर। समझ गए। अब हम देखेंगे कि एंगल बिटवीन जब टू वेक्टर 0 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, तो ए डॉट बी का वैल्यू किस तरीके से वैरी करेगा एंगल पे। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड में हम कोई चेंज नहीं करें, एंगल में अगर हम चेंज करेंगे तो ए डॉट बी का रिजल्ट में क्या चेंज आएगा, ए डॉट बी का रिजल्ट में क्या चेंज आएगा। तो इतना आप नोट कर लिए हैं तो ठीक है, हम मिटा दे रहे हैं इसको। आपने पढ़ा कि दो वेक्टर हमें अगर गिवन हो ए और बी, ठीक है, इसका अगर हमें डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना हो तो हम क्या लिखेंगे, ए बी कॉस थीटा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, थीटा है एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो प्यारे बच्चों, अगर थीटा जो है, सबसे पहले अज्यूम कर रहे हैं केस 0 डिग्री हो जाए। ठीक है, दो वेक्टर को लीनियर हो जाए, समझ गए, या को लीनियर हो जाए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या हो जाए, 0 हो जाए।
या पैरेलल हो जाए तो थीटा क्या हो जाएगा उस केस में 0। तो वेक्टर ए डॉट बी अगर हम निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा ए बी कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो हो जाएगा सिंपली ए बी। अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री अगर हो जाए तो ए डॉट बी अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा का वैल्यू क्या पुट करेंगे 90 डिग्री, और कॉस 90 0, तो ये पूरे टर्म को क्या बना देगा 0। जब दो वेक्टर 90 डिग्री पे हो ना तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होगा, सॉरी डॉट प्रोडक्ट का, वो क्या आएगा 0 आएगा। थीटा अगर 180 डिग्री हो, क्या हो 180 डिग्री हो, तो ए डॉट बी अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें ए बी कॉस थीटा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 180 डिग्री, समझ गए। तो ये हो जाएगा ए बी इंटू कॉस 180 -1, दैट इज माइनस ए बी। ठीक है, तो देखिए कि मैग्नीट्यूड वाइज मैक्सिमम जो वैल्यू होता है ए डॉट बी का वो कहाँ पे मिलता है 0 डिग्री पे। ठीक है, यहाँ पे भी अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए क्या है मैक्सिमम ही है। ठीक है, तो 0 90, इसके अलावा कोई भी एंगल आप लीजिएगा, ऑप्टीज एंगल थीटा का वैल्यू 90 से बड़ा और 180 से छोटा, ये क्या है ऑप्ट्यूज एंगल है। कॉस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल में जो कॉस थीटा होता है, इस केस में जो कॉस थीटा होगा वो क्या होगा निगेटिव होगा, इसीलिए ए डॉट बी का जो वैल्यू होगा या जो रिजल्ट होगा वो भी क्या आएगा कोई निगेटिव वैल्यू आएगा। समझ गए, तो समझ गए तो ठीक है, इसके आगे हम अब देखेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन करवा रहे हैं, कैसे ये डॉट प्रोडक्ट हम इसका यूज करते हैं, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये न सिर्फ वेक्टर में बल्कि वर्क एनर्जी एंड पावर में भी काफ़ी ये यूजफुल रिजल्ट है। ठीक है, काफ़ी हम इसको यूज करते हैं। मान लीजिए एक ब्लॉक है, ये रस्सी से बंधा हुआ है एक रॉड से, और इस रॉड के लॉन्ग फोर्स लगाया जा रहा है एफ इज इक्वल्स टू कितना 4 न्यूटन का, और ये जो है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस फोर्स के कारण, इस फोर्स के कारण जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो है 2 मीटर का। ठीक है, और ये है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स के बीच का जो एंगल है वो है 60 डिग्री। कितना है 60 डिग्री है। बोल रहा है कि ये ब्लॉक ए से बी तक जाने में, ब्लॉक को ए से बी तक ले जाने में बोल रहा है कि वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स क्या होगा, क्या होगा, क्या पूछ रहे हैं वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, इस फोर्स के कारण कितना वर्क करना पड़ रहा है, या इस फोर्स को कितना वर्क करना पड़ रहा है इस पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ऐसे, और ये मैग्नीट्यूड जो है इसका डिस्प्लेसमेंट का वो कितना है 2 मीटर है। ठीक है, तो आप देखें पहले कि हमें अगर वर्क फाइंड करना है तो वर्क का हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ये होता है एफ एस कॉस थीटा, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है एफ एस कॉस थीटा, फोर्स का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, थीटा मतलब एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे थीटा गिवन है कितना 60 डिग्री, अब सबका मैग्नीट्यूड पुट कर लीजिए। फोर्स का मैग्नीट्यूड है 4 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है 2 मीटर, और कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री।
तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, मतलब 4 जूल का वर्क इस फोर्स के द्वारा किया गया है यहाँ से यहाँ तक ले जाने में। ए से बी तक ले जाने में कितने जूल का वर्क किया गया? 4 जूल का वर्क किया गया। तो इस तरीके से हमें ये डॉट प्रोडक्ट वाला जो रिजल्ट है वो वर्क पावर एनर्जी में भी काम आता है। समझ गए? अब हम सिग्निफिकेंस समझेंगे कि ए डॉट बी इज इक्वल टू हम लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। इसको और क्या क्या हम किस तरीके से समझ सकते हैं? तो आप कह सकते हैं कि मीनिंग ऑफ ए डॉट बी, क्या हेडिंग आपका होगा अगला? मीनिंग ऑफ ए डॉट बी या इंटरप्रिटेशन ऑफ ए डॉट बी। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा, इसको नोट कर लिया है ना? हेडिंग क्या लगाना है? मीनिंग, मीनिंग ऑफ वेक्टर ए डॉट बी। ठीक है, वेक्टर ए डॉट बी क्या था हमें गिवन? ये एक वेक्टर था ए और ये वेक्टर बी था गिवन। ये दोनों के बीच का एंगल ये है। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी, नॉट ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी। और हम जानते हैं कि इसका रिजल्ट होता है ए बी कॉस थीटा। क्या होता है? ए बी कॉस थीटा होता है। इस ए बी कॉस थीटा को क्या हम ऐसे समझ सकते हैं? यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर डालें और इधर से लाइट फॉल कराएं, मान लीजिए कि वेक्टर बी जो है ये हमारा स्केल है, ये मार्कर है, मार्कर ऐसे रखा हुआ है, वेक्टर ए ऐसे रखा हुआ है, तो मार्कर बी है। अब ऊपर से लाइट फॉल कराएंगे तो इसके वजह से शैडो इतना बनेगा ना, कितना बनेगा? इतना शैडो बनेगा। ये जो शैडो बनेगा इसको क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन ऑफ बी, प्रोजेक्शन या कंपोनेंट, कंपोनेंट किसका कंपोनेंट? वेक्टर बी का। और वेक्टर बी का ये कंपोनेंट क्या होगा? तो कोई भी वेक्टर जिस लाइन के साथ एंगल बनाता है उस लाइन के अलॉन्ग जो कंपोनेंट बनता है वो कॉस थीटा वाला होता है। तो ये हो जाएगा क्या? ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा बी कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? बी का, वेक्टर बी का जो कंपोनेंट होगा वेक्टर ए के अलॉन्ग वो होगा बी कॉस थीटा। इसको अगर हम एक टर्म समझें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए इंटू बी कॉस थीटा लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? देखिए ना, इसको एक टर्म समझ लिए और ये एक टर्म क्या है? बी कॉस थीटा। तो बी का कंपोनेंट है वेक्टर ए के अलॉन्ग, तो इसको हम बोल सकते हैं और ऐसे कि ए इंटू, ए का मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, इंटू कंपोनेंट ऑफ बी, किसका? वेक्टर बी का, अलॉन्ग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी के बाद यहाँ है नीचे अलॉन्ग वेक्टर ए। बोलिए सही लिखे हैं या नहीं लिखे? बी कॉस थीटा को यही बोलेंगे ना, बी का कंपोनेंट ए के लॉन्ग। या अगर ये दोनों टर्म को हम अगर एक साथ लिखें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए कॉस थीटा इंटू बी। अब ए कॉस थीटा क्या हो जाएगा? तो देखिए इसको जरा और बढ़ा दीजिए ऐसे, इसको हम बी को और बढ़ा दिए। अब ए से हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ए से हम इस पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। वेक्टर ए ये पूरा लाइन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ध्यान से देखिएगा। वेक्टर ए ये है, इसका कंपोनेंट वेक्टर बी वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा बना रहा है। तो इसका कंपोनेंट या इधर से हम लाइट फॉल करवाएंगे तो बी वाले लाइन पे इतना शैडो बनेगा, बी के वजह से, सॉरी वेक्टर ए के वजह से वेक्टर बी वाले लाइन के अलॉन्ग इतना शैडो बनेगा। इधर से लाइट फॉल करवाएंगे
तो इसका जो शैडो है इतना कास्ट करेगा ना वेक्टर बी वाले लाइन के लॉन्ग, तो ये वाला जो लेंथ होगा ना इस शैडो का, ये वाला जो लेंथ होगा शैडो का, ये कितना हो जाएगा? तो वेक्टर ए बी के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो जिसके साथ एंगल बनाता है उसके लॉन्ग कंपोनेंट cos थीटा वाला होता है, तो हो जाएगा ए cos थीटा। ये जो शैडो बना है इसका लेंथ क्या हो जाएगा? ए cos थीटा। तो देखिए, तो ए cos थीटा को हम क्या बोल रहे हैं? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग वेक्टर बी। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए देखिए ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, इसका कंपोनेंट बी वेक्टर के अलॉन्ग, और वो कितना है? ए cos थीटा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग वेक्टर बी। ठीक है, तो फिलहाल आज इतना ही समझना है, आगे हम इसके प्रॉपर्टी को आगे डिस्कस करेंगे, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।